आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने लेकर आ सकूं। चैप्टर शुरू होने से पहले एक सवाल है, क्या एक साइंटिस्ट इनविजिबल बन सकता है? दरअसल ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने ये डिस्कवर किया है, खोज की है कि खुद को इनविजिबल कैसे बना सकते हैं। आगे इस स्टोरी में हम जानेंगे कि उसने अपनी इस डिस्कवरी को यूज किया या गलत यूज किया है, यानी मिसयूज किया है। पर इस कहानी को शुरू करने के पहले मेरे मन में एक सवाल आता है। प्लीज ऑनेस्टली इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इनविजिबल बन जाते हैं तो पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहोगे? अगर ये स्टोरी शुरू होती है लंदन में, एक हाउस के स्टेप्स पर, यानी कि एक घर की सीढ़ियों पर बेयर फुटेड मैन के इम्प्रिंट्स, मडी इम्प्रिंट्स, कीचड़ युक्त पैरों के निशान बनते हैं। पर सवाल ये है कि वो इंसान कहाँ है? ये बात दो बच्चे देखते हैं और उन्हें ये मन में सवाल आता है। इस मिस्ट्री यानी कि रहस्य का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। दरअसल ये जो बेविल्डर्ड बॉयज थे, जो आश्चर्यचकित बॉय थे, लड़के थे, ये एक ऐसे साइंटिस्ट के पैरों के निशान को फॉलो कर रहे थे जिसने ये सीख लिया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये कहानी एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट की है जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले सिर्फ इस मुकाम को हासिल करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सके। फाइनली उसने कुछ ऐसे सर्टेन रेयर ड्रग्स, दुर्लभ दवाएं बनाई जिसको स्वॉलो करने के बाद, गल्प करने के बाद, निगलने के बाद ह्यूमन बॉडी ग्लास शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो सकती है। हालांकि जिस तरह ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, उस तरह से ट्रांसपेरेंट तो हो जाते, पर बॉडी सॉलिड रहती, आप छूने पे से महसूस कर पाते। हालांकि ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, पर ये एक लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था। उसका लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और चाहता था कि उसे निकाल दे। उसका मकान मालिक चाहता था उसे मकान से निकाल दे। और रिवेंज के चक्कर में, प्रतिशोध के चक्कर में, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। अब वहां से बिना खुद को दिखे हुए निकल जाने के लिए ग्रिफिन को सारे कपड़े उतारने पड़े। और इस तरीके से ग्रिफिन जो था, एक होमलेस वांडरर बन गया, एक बंजारा बन गया जिसके पास घर नहीं था, क्लोथ्स नहीं थे, कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, और वो इनविजिबल था। और इस तरीके से जब तक उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़े तब तक वो लोगों की नजर में नहीं आया, और उसके पैर कीचड़ में पड़े और पैरों के निशान छोड़ने शुरू कर दिए थे। यही मिस्ट्री थी उस कहानी की। खैर, उन दो बच्चों से तो इसने बहुत आसानी से पीछा छुड़ा लिया लंदन में, पर उसके एडवेंचर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। दरअसल उसने एक बहुत ही बुरा समय लंदन में इस तरीके से विदाउट क्लोथ घूमने का सेलेक्ट किया था। ये मिड विंटर था, बहुत ठंडी हवाएं बह रही थी और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इस तरीके से तमाम गलियों में भटकने के बाद उसने डिसाइड किया, क्यों ना एक लंदन के बड़े से मॉल में, एक बड़े से स्टोर में चला जाऊं। वहां सब कुछ मिलेगा और गर्म एनवायरनमेंट भी रहेगा। एक मॉल के अंदर, एक बड़े से स्टोर के अंदर वो घुस जाता है। और जब क्लोजिंग टाइम आती है तो ग्रिफिन घुसने के बाद जब क्लोज हो जाता है वो मॉल, तो आराम से अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनता है, खाना खाता है बिना पैसे दिए हुए। और गर्म कपड़ों को पहनने के अलावा जूते, ओवरकोट, वाइड ब्रिम्ड हैट, ये देखिए इस तरह की होती है, वाइड ब्रिम्ड हैट पहनता है, पूरी तरह से ड्रेस्ड हो जाता है। और जब वो ड्रेस्ड हो जाता है तो विजिबल हो जाता है, यानी दिखने लगता है। हालाँकि उसके चेहरे नहीं दिखते हैं, पर बाकी तो बॉडी दिखने लगती है। और किचन में जाता है, वहाँ रेस्टोरेंट के किचन में जा कर के वहाँ खाता-पीता है, कॉफ़ी वगैरह पीता है, मिठाइयाँ खाता है, वाइन यानी कि शराब पीता है, ग्रोसरीज़। और फाइनली अपने आप को पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का अर्थ होता है रजाइयाँ, पाइल का मतलब होता है ढेर, रजाइयों का ढेर रखा रहता है, वहाँ कूद करके आराम से लेट जाता है रजाइयों के बीच में। और इस तरीके से उसकी रात बहुत अच्छी होती है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग में ग्रिफिन गलती कर बैठता है। दरअसल उसकी आँख नहीं खुलती और उसके पहले उस स्टोर को चलाने वाले असिस्टेंट्स आकर दुकान खोल चुके होते हैं। ऑल ऑफ सडन जब ग्रिफिन उन्हें देखता है तो रात को उसने चोरी की, उसे पता है, वो भागना शुरू कर देता है। सर्वेंट्स भी देखते हैं, अरे ये कौन सा अजनबी स्टोर में रुका रह गया था, वो उसका चेस करना शुरू कर देते, पीछा करना शुरू कर देते हैं। अपनी इनविजिबिलिटी को, अदृश्यता को मेंटेन करने के लिए एक बार फिर से तुरंत के हासिल किए गए इन कपड़ों और कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है ग्रिफिन को। ग्रिफिन उस मिड जनवरी में ग्रिफिन एक बार फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो पहले फेस कर रहा था। उस दरअसल एक बहुत बुरा समय चुन रखा था अपने बाहर इस तरह से विदाउट क्लॉथ घूमने के लिए। अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है क्यों ना चलकर थिएट्रिकल कंपनी
में कुछ ट्राई करते हैं, जहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट अपने लिए तरह-तरह के ड्रेसेस वगैरह पाते हैं, वहाँ क्यों ना ट्राई करते हैं। और उस उम्मीद में कि वहाँ पे कुछ ऐसा वो कपड़े वगैरह पा लेगा जिससे अपने चेहरे को छुपा सके, अपने इस इनविजिबल बॉडी को छिपा सके, वो वहाँ पहुँच जाता है। ठंड में काँपता हुआ ड्ररी लेन पहुँचता है। ड्ररी लेन लंदन में थिएटर वर्ल्ड का सेंटर माना जाता है। यानी यहाँ पर थिएटर से संबंधित सभी सारी इक्विपमेंट्स और प्रॉप्स मिल जाएँगे। जल्द ही वो एक सूटेबल शॉप पा लेता है और वो चुपचाप अदृश्य तरीके से अपस्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर होता हुआ उस दुकान में पहुंचता है और वहां वो बैंडेजेस पाता है जो कि अपने ललाट पे फॉरहेड पे उसने बांध लिए हैं। डार्क ग्लासेस आंखों पे लगा लगा लिए हैं। फॉल्स नोज नकली नाक लगा ली है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और ये जो साइड विस्कर्स गलमुच्छे जो इंसान के दिख रहे हैं ऐसे ऐसी वाली मूछें हैं, इसे विस्कर्स बोलते हैं। साइड विस्कर्स लगा देता है, लॉर्ड लगा लेता है, लार्ज हैट लगा लेता है। और इस तरीके से उसका जो चेहरा बिल्कुल अदृश्य दिख रहा था कपड़े के पहनने के बाद भी, अब वो कुछ-कुछ दृश्य हो गया है। ललाट पे उसने बैंडेजेस लगा लिए हैं, आँखों पे काले चश्मे लगा लिए हैं, गाल पर उसने व्हिस्कर्स लगा लिए हैं, तो उसका काफ़ी लुक क्लियर आ रहा है। और ये सब करने के बाद बिना नोटिस्ड हुए वहाँ से भाग जाने के लिए इसने क्या किया कि बड़े कैलुअसली यानी कि बड़ी क्रूरता के साथ शॉपकीपर के पीछे जा कर के उसे चोट कर दी, उसके सर पे चोट दे मारी। इस कारण से वो बेहोश हो गया और इस तरीके से वहाँ जो कुछ पैसे वगैरह मिले, इसे लेकर के वहाँ से ग्रिफ़िन निकल गया। अच्छा, 2 तरह की मूंछें होती हैं, हैंडलबार मॉस्टिच और वॉलरस मॉस्टिच। मैं आपसे कहूँगा आप दोनों तरह के मॉस्टिच को ज़रूर गूगल करो और एक सवाल का जवाब दो। एक बहुत ही फ़ेमस साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, सर आइंस्टीन को आप सभी जानते होंगे। सर आइंस्टीन की मूंछें किस तरह की थी? वॉलरस स्टाइल की मॉस्टिच थी या हैंडलबार मॉस्टिच थी? और ये ऑप्शन ए हैंडलबार मॉस्टिच है या ऑप्शन बी वाला हैंडलबार मॉस्टिच है? प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। अच्छा, अब उस भीड़-भाड़ वाले लंदन में रहे तो रहे कौन? इससे अच्छा है क्यों ना सुनसान इलाके में जाया जाए। और ये सोचता हुआ वो एक आइपिंग नाम के गाँव में चला जाता है, जहाँ पर वो 2 कमरे एक लोकल इन होता है, सराय होता है, होटल होता है, मान लो लॉज होता है, वहाँ पे वो 2 कमरे बुक करता है और 2 कमरे बुक करने के बाद वहाँ पे वो रहने की सोचता है। पर उस छोटे से गाँव में इस मौसम में एक स्ट्रेंजर का इस छोटे से इन में आना और 2 कमरे बुक करना, ये सब कुछ अनयूजुअल था, असाधारण था गाँव वालों के लिए, अजीब-सी बात थी। और सबसे बड़ी बात, इस स्ट्रेंजर का अपीयरेंस जो लुक था वो भी अजीबो-गरीब था। और इस अजनबी यानी कि ग्रिफ़िन की लुक, उसका इस मौसम में इस तरीके से आना, 2 कमरे बुक करना, ये हर ज़ुबान पे चर्चा का विषय बन चुका था। इट सेट ऑल टंग्स वैगिंग। मिसेज़ हॉल उस इन की मालकिन थीं और उन्होंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, थोड़ा दोस्ताना व्यवहार अपना सकें वो, थोड़ी दोस्ती कर सकें ग्रिफ़िन के साथ, बातचीत कर सकें। पर ग्रिफ़िन ने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो की बात करने के लिए, बल्कि उसने सीधे-सीधे कह दिया, "देखिए, मेरा आइपिंग आने का रीज़न है डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड यानी कि एकांत।" सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, एकांत की इच्छा। और मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहता हूँ अपने काम में। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इसलिए यहाँ पे अकेले काम करना चाहता हूँ। और एक और बात बता दूँ, इन सब के अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरा चेहरा, मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, तो इस बारे में आप लोग परेशान मत होइए। अब इस बात से मिसेज़ हॉल सैटिस्फाइड हो गईं और सबसे बड़ी बात, वो एडवांस पेमेंट कर चुका था रहने के लिए। मिसेज़ हॉल को पैसे कमाने से मतलब था, वो क्यों ही उस पे ध्यान दें। अब वो चाहे उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स हो या उसका इरिटेबल टेम्पर यानी कि तुरंत गुस्सा होने वाला व्यवहार हो, इससे क्या ही लेना-देना था मिसेज़ हॉल को, ऐसा मिसेज़ हॉल ने सोचा। लेकिन ग्रिफ़िन के पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए और अगले दिन पेमेंट करने के लिए, अगली बार पेमेंट करने के लिए उसके पास कैश नहीं था। तो उसने कहा, देखिए, उसने बहाना बनाया कि मुझे एक चेक मिलने वाला है, जल्दी ही मेरे एड्रेस पे एक चेक आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। और उसके कुछ ही समय बाद एक बड़ी अजीब-सी घटना हुई। दरअसल उसी गाँव में एक क्लर्जीमैन रहते थे, एक पादरी रहते थे, पुजारी रहते थे अपनी वाइफ़ के साथ। और उनके कमरे में सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग आवाज़ सुनाई पड़ी। वो सीढ़ियों से नीचे धीरे-धीरे आ करके उन्होंने ध्यान से सुना, तो सिक्कों के ज़रिए की आवाज़ थी और वो क्लर्जीमैन के ड्रॉवर से, क्लर्जीमैन के डेस्क से सिक्के निकाले जा रहे थे। ऐसी आवाज़ सुनने के बाद बिना शोरगुल किए हाथ में पोकर यानी आयरन रॉड लेकर के वो आए
और उन्होंने दरवाज़ा बिल्कुल धड़ाक से खोल दिया और कहा, "सरेंडर कर दो जो कोई भी है।" पर उन्हें और उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा रूम एम्प्टी है। और उन्होंने चारों तरफ देखा, दरवाज़ों के पीछे देखा, पर्दे के पीछे देखा, चिमनी जो लगी थी उसके ऊपर देखा, कहीं भी किसी भी इंसान के होने का कोई निशान नहीं। दिन भर क्लर्जी साहब एक ही बात कहते रह गए, "बड़ी अजीब-सी बात है, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, असाधारण है, कोई दिखा भी नहीं और चोरी भी हो गए पैसे।" लेकिन इससे अजीबो-गरीब और इससे असाधारण बात तो मिसेज़ हॉल के फर्नीचर के साथ उसी सुबह हुई। असल में हुआ क्या, लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी जो थे, वो सरप्राइज़ हो गए देख कर के कि साइंटिस्ट का घर का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। हमेशा तो ये बंद रहता है या तो लॉक रहता है और इस बार मौका मिला हुआ था। अगर कोई भी साइंटिस्ट के कमरे में झाँकने की कोशिश करता था ना, तो वो नाराज़ हो जाता था। तो अच्छा मौका था कि क्यों ना इसमें जानकारी ली जाए, आखिर क्या मामला है। और वो दोनों पति-पत्नी मिस्टर हॉल और मिसेज़ हॉल, दे पीप राउंड द डोर। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर झाँकना शुरू किया। जब कोई नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया जाए कमरे में। और इसके बाद वो लोगों ने देखा कि कमरे की बेडशीट ठंडी पड़ी हुई है। साइंटिस्ट यानी कि लंबे समय से गायब है और कपड़े और बैंडेजेस भी फेंके हुए हैं फर्श पर कमरे में। ऑल ऑफ सडन तभी मिसेज़ हॉल को एक स्निफ़ की आवाज़ सुनाई पड़ी कानों के पास। स्निफ़ का मतलब होता है सूँघने की आवाज़, जब तेज़ी से सूँघा जाए, ऐसे करके। तो ऐसी स्निफ़िंग की आवाज़ सुनाई पड़ी मिसेज़ हॉल को अपने कानों के पास और एक पल के बाद ही बेड पे जो हैट पड़ी थी ना, वो अचानक से उनके चेहरे पे आ टकराई और उसके बाद बेडरूम की कुर्सी बिल्कुल ज़िंदा हो गई। वो हिलने लगी और हवा में उठ खड़ी हुई और मिसेज़ हॉल की तरफ वो आने लगी। मिसेज़ हॉल डर के मारे वहाँ से भागीं और दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। मिसेज़ हॉल बिल्कुल गिरते-गिरते बची सीढ़ियों पर और वो बिल्कुल एक बात को लेके अब कन्विंस हो चुकी थी कि इस घर में ज़रूर भूत-प्रेत की आत्मा रहने लगी है इस कमरे में और इन सब में कहीं न कहीं इस साइंटिस्ट का लेना-देना है। उन्होंने कहा, "बताओ, भला मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ उस कुर्सी पे बैठती थी, आज वही कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई?" अब एक बात तो क्लियर थी कि कहीं न कहीं इस बात का लेना-देना इस साइंटिस्ट के साथ है और ये विचक्राफ्ट है या नहीं है, पर एक बात कन्फर्म है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है आज सुबह-सुबह और इसका सस्पिशन, इसका सस्पेक्ट साइंटिस्ट था। तो अब ये सस्पिशन और भी ज़्यादा बढ़ गया जब साइंटिस्ट ने सुबह-सुबह ही कैश दे दिया, जबकि अभी कल तक वो कह रहा था कि मैं चेक का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और सुबह-सुबह उसने कैश आकर के मिसेज़ हॉल को दे दिया। अब चुपचाप मिसेज़ हॉल ने गाँव में एक कांस्टेबल को बुलवाया, पुलिस वाले को बुलवाया और कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेज़ हॉल को गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने सीधे-सीधे पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने मेरी कुर्सी में किया क्या है ऐसा? और एक और बात मुझे बताओ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जब कमरा खाली था आपका और बाहर से मैंने बंद कर दिया था, तो आप अंदर कमरे में कैसे आ गए?" साइंटिस्ट साहब तो हमेशा क्विक टेम्पर्ड थे, बहुत तेज़ी से उन्हें गुस्सा आ जाता था। फिर से वो एक बार फ्यूरियस हो गए, यानी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, "यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम।" तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई विल शो यू। और उसके बाद उन्होंने अपनी बैंडेजेस और व्हिस्कर्स और स्पेक्टिकल्स निकाल दिया, इवन जो उनका फॉल्स नोज़ था वो निकाल दिया, अब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग पूरे बार में डर गए वहाँ पर कि ये तो हेडलेस मैन है, इसका तो सर ही नहीं दिख रहा है। मिस्टर जेफर्स जो कि विलेज के कांस्टेबल थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि अरे! उन्हें एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना जिसका सर नहीं है। फिर भी वो बड़े ड्यूटी बाउंड पर्सन थे, बड़े कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने वारंट निकाल दिया इस इंसान को गिरफ्तार करने का, तो चाहे उसका सर हो या ना हो, गिरफ्तार करके रहेंगे। पर इसके बाद बड़ी अजीबो-गरीब घटनाएँ होने लगी। पुलिसमैन ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो वो इंसान और धीरे-धीरे इनविजिबल होता जा रहा था। वो अपने जैसे-जैसे कपड़े निकाल के फेंकता जा रहा था, वो अदृश्य होता जा रहा था और फाइनली ये कपड़ा हवा में उछला और उसके बाद कांस्टेबल ने पाया कि वो बिल्कुल एक अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने भी उन्हें पकड़ने में मदद करने की कोशिश की, पर उन लोगों ने पाया कि न जाने कहाँ से उनके ऊपर मुक्के बरसाए जा रहे हैं और पकड़ में कोई नहीं आ रहा है। अंत में जेफर्स बिल्कुल अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए, मुक्के खा-खा करके और एट लास्ट उन्होंने एक बार और प्रयास किया पर कुछ भी नहीं हो पाया। सभी लोग शोर कर रहे थे, होल्ड हिम, उसको पकड़ो, बट दिस वाज़ ईज़ियर सेड देन डन। ये कहना बहुत आसान था बजाय करने के, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफ़िन ने अपने आप को हिला-डुला कर सबसे छुड़ा लिया पीछा और उसके बाद किसी को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाएँ और इस तरह से ग्रिफ़िन वहाँ से भाग निकला। इस तरह ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। कहानी के अंत में मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताओ, आपने अपने
जो भी डिजायर थे इनविजिबल होने पे, जो आप पहला काम करना चाह रहे थे, वो काम किस तरह का था? लॉफुल था या लॉलेस एक्टिविटी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लॉफुल या लॉलेस लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।